सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। फिलीपींस से रक्षा सहयोग बढ़ाने समेत 4 समझौते। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना लक्ष्य। भारत आसियान और पूर्वी एशियाई सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित। भारत अमेरिकी संबंधों में मजबूती एशिया के हित में। ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात, रिश्तों को नई ऊंचाई देने पर सहमति। वित्त मंत्री ने खारिज की एकल जीएसटी दर की मांग, कहा टैक्स दरों को और युक्तिसंगत बनाए जाने की गुंजाइश। राजस्व से तय होगी आगे की राह। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से निजात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी सफाई। और इवन आदेश में बदलाव की मांग पर एनजीटी आज करेगा सुनवाई। और ईरान इराक सीमा पर भूकंप से मृतकों की संख्या 400 के पार। सैकड़ों घायलों का अस्पताल में इलाज। राहत और बचाव का काम जोरों पर। आसियान सम्मेलन के पहले दिन दक्षिण चीन सागर का मुद्दा छाया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में शिरकत के साथ ही कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी की। साथ ही सम्मेलन से इतर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आसियान व्यापार और निवेश सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में निवेश और व्यापार को आसान बनाया गया है और बड़े सुधारों से तेजी से बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान देशों को अहम सहयोगी बताया। प्रधानमंत्री आज आसियान भारत और पूर्वी एशिया सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिलीपींस की राजधानी मनीला में 31वां आसियान शिखर सम्मेलन रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो गया है। इसमें आसियान के सदस्य देशों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दूसरे भागीदार देशों के नेता शामिल हुए। उद्घाटन भाषण में फिलीपींस के राष्ट्रपति और आसियान के अध्यक्ष रोद्रिगो दुतेर्ते ने आतंकवाद और उग्रवाद को शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। Only want to emphasize that our meetings or the next to terrorism and violent extremism endanger the peace, stability and security of our region because these threats no boundaries. उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान व्यापार और निवेश सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत सरल, प्रभावी और पारदर्शी शासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। We want to make India a global manufacturing hub. At the same time, we want our youth to be job creators, not just job seekers. प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान को अहम साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि वो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। इसके लिए ज्यादातर क्षेत्रों को निवेश के लिए खोल दिया गया है। Just as India sees business opportunities in the region, I am sure that the ASEAN business community recognize the potential of business in India. While some of you are already deeply involved in India, others are just discovering the possibilities that remain to be tapped. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी गए। ये विश्व का सबसे बड़ा चावल का जीन बैंक है, जहां कई भारतीय वैज्ञानिक भी काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने मनीला में रेजिलिएंट राइस फील्ड लेबोरेटरी का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए काम करने वाली संस्था महावीर फिलीपींस फाउंडेशन के कार्यालय भी प्रधानमंत्री गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध आपसी हित से कहीं आगे बढ़कर हैं। मनीला में कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि ये एशिया और मानवता के लिए फायदेमंद साबित होगा। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा सहयोग और वैश्विक रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर सहमति जताई है।
आसियान शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनीला में मुलाकात हुई। इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और वैश्विक रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। Prime Minister Modi here. We've had him at the White House, and he's a friend of ours and a great gentleman doing a fantastic job in bringing around lots of factions in India, bringing them all together. That's what I hear, and that's good news, and it really is. It's a lot of good reports coming out of India, so I want to congratulate you, but it's an honor to be with you. ट्रंप सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका के पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस क्षेत्र में मुक्त नौवहन के लिए अमेरिका के साथ काम के संकेत दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध द्विपक्षीय सहयोग के साथ ही एशिया और मानवता की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। भारत और अमेरिका के संबंध सिर्फ भारत और अमेरिका के हितों से ऊपर उठ करके हम साथ मिलकर के एशिया की भविष्य के लिए मिलकर के काम कर सकते हैं। विश्व में मानव जात के लिए हम क्या भलाई से काम कर सकते हैं। ऐसे अनेक विषयों पर हम मिलकर के चल रहे हैं। भारत की विश्व को जो अपेक्षाएं हैं, अमेरिका की जो अपेक्षाएं हैं, भारत उसको खरा उतरने में भरपूर प्रयास करता रहा है और करता रहेगा। ये बैठक इसलिए भी अहम है कि रविवार को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। इसमें भारत प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी रखने के लिए चतुर्भुज गठबंधन को आकार देने पर बात हुई थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। आसियान शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों की सचिव प्रीति सरन ने बताया कि राष्ट्रपति दुर्तेते के साथ उनकी मुलाकात बेहद गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत 4 समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में फिलीपींस से सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई, तो राष्ट्रपति दुर्तेते ने अच्छी और सस्ती दवाएं बनाने के लिए भारतीय दवा निर्माता कंपनियों से फिलीपींस में निवेश करने का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने के आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ लड़ाई को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 साल बाद फिलीपींस की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कल मनीला में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय शांति कायम रखने की अपील करते हुए कहा कि भारत ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और हमेशा देने में यकीन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति के लिए भारतीयों ने बड़ी संख्या में कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने देश के विकास और भारतीय संस्कृतियों से जुड़ी कई बातों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की ये विशेषता रही है कि वो जहां गए उसे अपना बना लिया। देश को आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार की संभावनाएं हैं, हर प्रकार का सामर्थ्य है। उसी बात को लेकर के कई महत्वपूर्ण नीतियां लेकर के हम चल रहे हैं। देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है और जन भागीदारी से आगे बढ़ रहे हैं। सामान्य से सामान्य मानवी को साथ लेकर के चल रहे हैं और उसके परिणाम इतने अच्छे मिलेंगे कि आप भी अब लंबे समय तक यहां रहना पसंद नहीं करेंगे। और अब कुछ और अहम खबरें। दिल्ली में जहरीली से अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र और दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्यों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन पर एनजीटी के आदेश में बदलाव के लिए याचिका दायर की है। एनजीटी इस याचिका पर आज सुनवाई करेगी। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण का मुद्दा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट नई याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को नोटिस जारी किया है। इसमें प्रदूषण पर तुरंत रोक के लिए धूल और पराली जलाने पर रोक की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरी अदालतों में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
ये बार बार व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं, जबकि उनकी कंट्रीब्यूशन PM10 के लिए सिर्फ 9% है और PM 2.5 के लिए सिर्फ 20% है। इसका मानना हुआ कि मेन रोड डस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे उसके लिए वैक्यूम क्लीनर यूज किए जाएं, चाहे स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर यूज किया जाए और तरीके से जैसे रोड की डस्ट को रिमूव किया जाए तो दिल्ली के पोल्यूशन इमीडिएटली कंट्रोल की जा सकती है। दिल्ली सरकार भी सोमवार को एनजीटी पहुंची। सरकार ने ऑड इवेंट पर 11 नवंबर के आदेश में बदलाव की मांग की है। एनजीटी ने शनिवार को महिलाओं और दोपहिया वाहनों को भी ऑड इवेंट में शामिल करने का आदेश दिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार से ऑड इवेंट लागू नहीं करने का फैसला किया था। एनजीटी ने प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही ऑड इवेंट लागू करने को कहा था। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इस पर केंद्र और दिल्ली सरकार भी आमने सामने हैं। केंद्र सरकार जिस तरह से चुप बैठा हुआ है, 3,000 करोड़ रुपया देने में केंद्र सरकार को बोले हमारे पास बजट नहीं है। अरे लोगों की जान जा रही है और आपकी बजट की चिंता पड़ी हुई है। राज्य सरकार कह रही है कि दिल्ली में हो रहा है, इसलिए हो रहा है। दिल्ली के अंदर आज तक एक विजुअल किसी के पास आया हो, एक फोटो किसी अखबार में छपी हो? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी स्वयं की है कि वो अपनी दिल्ली को कैसे सुरक्षित रखें, दिल्ली को पर्यावरण से कैसे बचाएं, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ पर कंट्रोल करें, जनरेटर्स पर कंट्रोल करें, डस्ट पर पानी का छिड़काव करें, कूलिंग, ये सब तरीके करें। खाली प्रेस इसका माध्यम नहीं हो सकता है। प्रेस के माध्यम से जाने से पर्यावरण नहीं सुधरेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। सोमवार को कई इलाकों में PM10 और PM 2.5 का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा रहा। गुरुग्राम में स्कूल बंद रहे तो दिल्ली में 5 दिन बाद स्कूल फिर से खुल गए। The smog is at a very high level and this is very dangerous for us. So I think schools should reclose again. ये तो हर साल की कहानी है। स्कूल बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे हिसाब से अब ये हर नागरिक को चाहिए कि ये कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। दिल्ली में पिछले सप्ताह से हवा जहरीली बनी हुई है। बारिश नहीं होने से समस्या और विकराल हो गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार शाम तक बूंदाबांदी होने से स्थिति में सुधार हो सकता है। रविंद्र सिंह चौरान के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वैष्णो देवी मंदिर में अब हर दिन 50,000 श्रद्धालु हुई दर्शन कर सकेंगे। एनजीटी ने आदेश में कहा है कि अप्रिय स्थिति से बचने के लिए ये व्यवस्था की गई है। अगर संख्या इससे ज्यादा होगी तो तीर्थयात्रियों को अर्धकुमारी या कटरा में रोक दिया जाएगा, क्योंकि वैष्णो देवी भवन की क्षमता 50,000 से ज्यादा नहीं है। वैष्णो देवी में पैदल चलने वालों और बैटरी से चलने वाली कारों के लिए विशेष रास्ता 24 नवंबर से खुलेगा। इस रास्ते पर घोड़ों और खच्चरों से जाने की इजाजत नहीं होगी। एनजीटी ने प्रदूषण और गंदगी फैलाने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश भी दिया। यह आदेश एक याचिका पर आया। इसमें प्रदूषण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के नाम पर कथित रिश्वत के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट याचिका स्वीकार करने या नहीं करने पर आज आदेश पारित कर सकता है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने को कहा। उन्होंने कहा कि याचिका न्यायपालिका को बदनाम करने के मकसद से दायर की गई है। शुक्रवार को जजों के नाम पर कथित रिश्वतखोरी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 2 जजों की बेंच के आदेश को रद्द कर दिया था। इसमें सुनवाई के लिए संविधान पीठ बनाने को कहा गया था। छात्रों की योग्यता को परखने के मकसद से एनसीईआरटी ने कल राष्ट्रीय स्तर पर अचीवमेंट सर्वे कराया है। इसमें देश भर के करीब 25 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा के माध्यम से परखा गया। इसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विषय से जुड़े सवाल पूछे गए। इसमें 1,10,000 छात्रों ने हिस्सा लिया। एनसीईआरटी अगले 3 महीने में सर्वे के नतीजे जारी करेगा। सर्वे के आधार पर एनसीईआरटी स्कूलों के पाठ्यक्रम और किताबों में संशोधन किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक ये दुनिया में छात्रों के लिहाज से सबसे बड़ा सैंपल सर्वे है और इससे देश की शिक्षा व्यवस्था की दक्षता का पता चलेगा। आप बने रहे हमारे साथ। लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी।
6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। The Information Technology Institute, which were established under the PPP model, they are now being given national important status. This is a very, very good step by the government. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मिलेगी राष्ट्रीय पहचान, बनेगा नया कानून, शिक्षा ऊंची, हित समान। IITs have played already an important role in India becoming a software giant, but common syllabus will be followed all over the country so that our children will also be capable of answering and also be facing the competitive examinations. Standardization of fee structure amongst all the different IITs would help in promoting equality and attract the merit assortment. नई पीढ़ी के नए निशान देखिए संसद संवाद में इस बार राष्ट्रीय संस्थान। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी की एकल कर दर की मांग खारिज कर दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि दरों को और युक्ति संगत बनाए जाने की गुंजाइश है, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जीएसटी से आने वाले राजस्व पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि दरों को युक्ति संगत बनाए जाने की प्रक्रिया 3-4 महीने की है और जीएसटी परिषद ने कटौती का फैसला दर तय करने वाली फिटमेंट समिति की सिफारिश के आधार पर ही किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद के फैसले पूरी सहमति से किए गए हैं। इसे किसी चुनाव या राजनीतिक मांग से जोड़ना बचकानी राजनीति है। उन्होंने कहा कि दरों को युक्ति संगत बनाए जाने के कदम के बारे में कहा कि मुख्य मकसद यही है कि पारगमन सुगम होना की बाधाकारी। खुदरा महंगाई दर 7 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर में ये दर बढ़कर 3.58% हो गई। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 3.28% थी। अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 1.9% बढ़ी है। इस दौरान सब्जियां, अंडे, दूध और दूध के उत्पाद महंगे हुए। हालांकि दालों के दाम में गिरावट का दौर जारी रहा। फल भी सितंबर के मुकाबले सस्ते हुए हैं। केंद्र सरकार ने भारत नेट के दूसरे और आखिरी चरण की शुरुआत कर दी है। इसके तहत मार्च 2019 तक देश के सभी गांव में ब्रॉडबैंड सेवा मुहैया कराई जाएगी। दूसरे चरण के तहत 1.5 लाख पंचायत शामिल हैं। सरकार को उम्मीद है कि भारत नेट से देश की जीडीपी में 4.5 लाख करोड़ का इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने मार्च 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सेवा मुहैया कराने के लिए भारत नेट परियोजना के दूसरे और आखिरी चरण की शुरुआत की। इसके लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। Expected to augment the spread of digital connectivity, which has the potential to create direct and indirect employment opportunities in rural and remote areas. इस परियोजना पर करीब 34,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस चरण के तहत देश की बाकी 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए जाएंगे।
केंद्र सरकार 10 लाख किलोमीटर अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से इन ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड और वाईफाई सेवा के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 75% सस्ते मूल्य पर ब्रैंडविड्थ मिल सकेगी। दूरसंचार मंत्रालय ने महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। Designed to bring in digital inclusion. And therefore, we need to emphasize upon technology which is inclusive. एडॉप्शन का रूरल फॉर्मूला सबसे बेहतर है। आज आप देखोगे 80 करोड़ रूरल मोबाइल होल्डर्स आर रिचार्जिंग देयर मोबाइल एवरी मंथ विथ अ काइंड ऑफ डिजिटल मेथड। दूरसंचार विभाग ने भारत नेट के पहले चरण में देश के कई राज्यों की 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई है। अगले महीने तक सभी 1 लाख ग्राम पंचायतों में भारत नेट ढांचा काम करना शुरू कर देगा। फिलहाल 90,000 से अधिक पंचायतों में काम हो चुका है और 80,000 ग्राम पंचायतों में भी सेवाएं जल्द शुरू होंगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में कल सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में हुई। आतंकवादियों ने पुलिस नाके पर गोलीबारी की। इसके जवाब में पुलिस जवानों ने भी फायरिंग की और इसके बाद मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मारे गए। हमले के बाद इलाके में तलाशी अभियान जारी है। तमिलनाडु में उत्तर पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के कारण तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश हो रही है। चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में चेन्नई के निकट एन्नोर में सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में कल स्कूल बंद रहे। इस वजह से मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान और बारिश होने का अनुमान जताया है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में नाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 4 अभी भी लापता हैं। दुर्घटना विजयवाड़ा के पास हुई। मृतकों में 9 महिलाएं और 1 किशोर शामिल है। नाव पर क्षमता से ज्यादा 45 यात्री सवार थे। 17 यात्रियों को बचा लिया गया है। इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। 4 लोगों का इलाज चल रहा है। 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा कि निजी ऑपरेटरों के लालच से हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कल घटनास्थल पर हवाई सर्वेक्षण किया और अस्पताल का दौरा किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। नेपाल ने बूढ़ी गंडक पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए चीन के साथ हुए समझौते को रद्द कर दिया है। पारदर्शिता की कमी और कानूनी प्रक्रिया को समझौता रद्द करने का कारण बताया जा रहा है। नेपाल के स्थानीय समाचार पत्र द हिमालयन टाइम्स के मुताबिक नेपाल मंत्रिपरिषद की बैठक में इस परियोजना को लेकर हुए समझौते को रद्द करने का फैसला किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल के नेतृत्व वाली सरकार ने इस परियोजना के लिए इस साल 4 जून को समझौता किया था। ईरान, इराक में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 400 के पार हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान ईरान के करमनशाह प्रांत में हुआ है। जगह जगह सड़कों को भारी नुकसान पहुंचने से राहत और बचाव के काम में बाधा आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान और इराक में भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति शोक जाहिर किया है। ईरान और इराक की पहाड़ी सीमा पर आए भूकंप से जान माल की भारी तबाही हुई। 7.3 की तीव्रता के भूकंप से पूरा इलाका दहल गया। भूकंप का केंद्र पूर्वी इराकी शहर हलब्जा से 31 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में था। रविवार रात 9:20 पर आए भूकंप के झटके बगदाद तक महसूस किए गए। 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में कल रात करीब 9:20 पर भूकंप आया। हालांकि ज्यादा नुकसान ईरान को झेलना पड़ा। ईरान के करमनशाह प्रांत के सरपोले जहाब शहर में हताहतों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये शहर जगरोज पहाड़ियों के ऊपर है, जो ईरान और इराक को बांटता है।
کلن آمد رو سر صورت مهندس ما زخمی کرد سر ما زخمی کرد. ईरान के कई शहरों और गांवों में बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। भूकंप के बाद कई इलाकों में भूस्खलन से बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। तुर्की, कुवैत, आर्मीनिया, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, कतर, बहराइन और इजराइल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5 साल पहले भी ईरान इराक में 2 बड़े भूकंप आए थे जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। अगस्त 2012 में करीब 250 लोगों की जान गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की। देश के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। इस मौके पर देश उन्हें याद कर रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में पंडित नेहरू की याद में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। एक नजर उनके जीवन सफर पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दुनिया में भारत को जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है, उसे ये ऊंचाई देने का श्रेय काफी हद तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। पंडित नेहरू का जन्म आज ही के दिन 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। लंदन के इनर टेम्पल से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1912 में बैरिस्टर बने और उसी साल स्वदेश लौटकर इलाहाबाद में वकालत शुरू की। हालांकि उन्होंने जल्द ही राजनीति का रुख किया। 1912 में बिहार के बांकीपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। नेहरू इसी साल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में देशबंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी के सहयोगी रहे। 1921 के असहयोग आंदोलन में वो गांधी के काफी नजदीक आए। कांग्रेस के साथ नेहरू का राजनीतिक प्रशिक्षण 1919 से 1929 तक चला। 1923 और फिर 1927 में वो 2-2 साल के लिए पार्टी के महासचिव रहे। 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री रहते हुए 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का निधन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। फिलीपींस से रक्षा सहयोग बढ़ाने समेत 4 समझौते। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना लक्ष्य। भारत आसियान और पूर्वी एशियाई सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित। भारत अमेरिकी संबंधों में मजबूती एशिया के हित में। ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात, रिश्तों को नई ऊंचाई देने पर सहमति। वित्त मंत्री ने खारिज की एकल जीएसटी दर की मांग। कहा, टैक्स दरों को और युक्तिसंगत बनाए जाने की गुंजाइश। राजस्व से तय होगी आगे की राह। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से निजात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी सफाई। और इवन आदेश में बदलाव की मांग पर एनजीटी आज करेगा सुनवाई। और ईरान इराक सीमा पर भूकंप से मृतकों की संख्या 400 के पार। सैकड़ों घायलों का अस्पताल में इलाज। राहत और बचाव का काम जोरों पर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।